Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. जैसा कि आप जानते हैं कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 130th बर्थ एनिवर्सरी है और आपको मालूम है कि वो एक बहुत ही बड़े हिस्टोरिकल फिगर है। उनका जो काम है, ही टॉक अ लॉट अबाउट एजुकेशन। वो कहते हैं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सोसाइटी में प्रोग्रेस करना है तो एजुकेशन इज़ द मस्ट। एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, ये वो कहते थे कि दोनों चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मेरी रिसर्च भी इस फील्ड में रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस ओकेजन पे हम उनके बारे में और जानते हैं। तो जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जैसा कि बाबा साहेब कहते हैं, दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री। तो चलिए इसी ओकेजन पे हम उनको रिकॉल करते हैं और अपना ट्रिब्यूट उन्हें पे करते हैं। सो अर्ली लाइफ की बात करें तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और इनके जो फादर थे उनका नाम था राम मनोजी सकपाल। तो ये जो थे ये मिलिट्री में थे, आर्मी ऑफिसर थे और इनकी रैंक थी सूबेदार। तो बचपन से ही वो मिलिट्री में रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी। और आप देखेंगे कि एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस दिया गया था। तो जो बाबा साहेब हैं वो स्कूल गए अपनी एजुकेशन के लिए। एंड बिकॉज ही बिलोंग टू अ महर कास्ट। तो महर कास्ट क्या है? ये एक दलित कास्ट है। दलित जो जिनको अनटचेबल समझा जाता है हमारी सोसाइटी में। खैर बहुत अफसोस की बात है कि अभी भी काफी समय बीत चुका है, पर अनटचेबिलिटी कुछ एरियाज में, स्पेशली आप विलेजेस में देखेंगे, वो अभी भी प्रैक्टिस की जाती है। तो उस समय तो ये जो सिस्टम था ये बहुत ही ज्यादा रिजिड था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत डिफिकल्टीज का जो है सामना किया है अपने जीवन में। एंड ही केम आउट वेरी सक्सेसफुल और वो हम सबके लिए एग्जाम्पल हैं। सो ही बिलोंग टू एन अनटचेबल कास्ट। और जब वो स्कूल जाते थे तो उनको डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि उनके और उनके भाई सिर्फ दो ही थे जिन्होंने जो इस महर कास्ट से निकल के एजुकेशन गेन करने के लिए गए थे। तो जब वो स्कूल जाते थे तो उनको बोला जाता था कि वो अपनी दरी अपने साथ ही लेके आए और वो क्लासरूम के बाहर ही बैठते थे। तो आपको पता है क्लासरूम के बाहर बैठ के तो कहाँ सुनता है। और टीचर्स भी उनकी खैर कुछ ज्यादा एफर्ट हेल्प करते नहीं थे एजुकेशन को देने के लिए। तो उन्होंने अपनी लाइफ में इसलिए बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, इनिशियली भी और आप बाद में भी देखेंगे। तो और इसके साथ साथ जो पानी का मटका होता था उनका, ठीक है, पीने का पानी का मटका वो अलग रखा जाता था। और ऐसा भी नहीं था कि वो उस पानी से, वो मटके से पानी लेके पी सके। उसके लिए पियन जो होता था, जो पियोन होता था, वो उनको पानी देता था। और अगर किसी दिन वो नहीं आता था तो उससे उस दिन वो प्यासे रहते थे। तो इस तरीके का स्ट्रगल उन्होंने देखा है, ठीक है। पर फिर भी वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। वो एजुकेशन, मतलब उनको ये चीज मालूम थी कि एजुकेशन ही कुछ बदल सकता है। तो ही वाज एन वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड और वो चीज आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उनके पास बीए की, एमए की, पीएचडी, एमएससी, डीएसटी, डीएससी एंड बैरिस्ट्री एट लॉ, ये सारी डिग्रीज थी। और इस फील्ड में खैर शुरुआत में वो जाते हैं एल्फिंस्टन हाई स्कूल में। वो पहले एक अनटचेबल स्टूडेंट थे जो स्कूल में पहुंचे। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो इन 1930 व्हेन ही वाज 22 इयर्स ओल्ड, तब जो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, उन्होंने इनको हेल्प किया एंड उनको स्कॉलरशिप दी, जिसकी वजह से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके अपनी एजुकेशन जो है उन्होंने वहां से पूरी करी। और उसके बाद वो आगे लंदन भी गए हैं और वहां से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए हैं, वहां से बीएससी की डिग्री भी ली है, ठीक है। तो आप देखेंगे ही वाज एन हाईली एजुकेटेड मैन। तो उनको पता था कि बिकॉज एजुकेशन इतनी ली है, और उनके ऐसा बोला जाता है उनकी लाइब्रेरी, खुद की प्राइवेट लाइब्रेरी थी जिसमें अराउंड 50,000 बुक्स हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके की उनकी एजुकेशन थी। अब हम, ये तो होगी उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। अब हम जानते हैं कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा था। जैसे पढ़ाई कर ली, एजुकेशन कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया। तो अगर हम उनको ओवरऑल असेस करें तो ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, politician, social reformer, jurist, and most importantly, a Dalit leader. And ही वॉज अ सेवियर ऑफ दलित्स। क्योंकि अगर आज बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो जिस तरीके की पोजीशन पे आज दलित्स हैं, जो उनको खैर रिजर्वेशन मिला है, वो चाहते थे और भी ज्यादा चीजें थी पर वो नहीं हो पाया, पर जो रिजर्वेशन हुआ है, आज इक्वालिटी जो उनको मिल रही है जिस तरीके की, उसके उसके पीछे पूरा कंट्रीब्यूशन किसका है? बाबा साहेब अम्बेडकर का। सो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही प्लेड थ्री मेजर रोल्स।
तीन रोल उन्होंने प्ले किए हैं। तो सबसे पहले एक कास्ट लीडर का रोल वो प्ले करते हैं, और दूसरा रोल होता है उनका एक अनटचेबल स्पोक्समैन का, और तीसरा एज अ नेशनल स्टेट्समैन। तो अगर हम पहले रोल की बात करें, तो एज अ कास्ट लीडर he worked for his own caste, the Mahar of Maharashtra, and he worked as a guide, guru and decision maker for his caste. तो पहले देखो, अगर आपको दुनिया को बदलना है, पहले तो अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को बदलना होगा। तो इसी वजह से उन्होंने वो चीज फॉलो करी, और सबसे पहले उन्होंने इम्प्रूवमेंट को अपनी कास्ट में लेकर आए हैं, जो महर कास्ट थी, और उनको उन्होंने डायरेक्शन दी। ही वाज अ गाइड एंड गुरु एंड डिसीजन मेकर फॉर हिज ओन कास्ट। और सेकंड रोल जो उन्होंने प्ले किया है, so in early 1930s, you will see he became the spokesman for the untouchables in front of the Indian government. तो जो भी जितनी भी ओवरऑल इंडिया में आप बात करें कि दलित कास्ट हैं या जो अनटचेबल्स हैं, ठीक है, उनकी जो डिमांड्स हैं वो सब किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने उन्होंने रखी। तो उन्होंने पूरी अनटचेबल या दलित कम्युनिटी के लिए उन्होंने काम किया। और तीसरा, as a national statesman, he thought about the development of the nation and worked on problems of labor and also and law as a member of the government, and even put aside some of his own theories to help create a viable, generally accepted constitution. तो as a state national statesman, ठीक है, अपने देश के लिए भी उन्होंने काम किया। He served as a law minister. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ठीक है, जो कि इतना महान संविधान लिखा गया है, ठीक है, जिसमें हर किसी की इक्वालिटी की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके की चीजें वो लोगों में डालना चाहते थे। तो देखो, ज्यादातर जो लोग हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर्फ दो चीजों से जानते हैं, एक तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और एक की वो दलित लीडर्स थे, उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए काफी काम किया है। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने हर एक फील्ड में काम किया है, वेदर इकोनॉमी, वेदर लॉ, ठीक है, वेदर इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हर एक फील्ड में उन्होंने काम किया। ही वाज अ ग्रेट विजनरी। उनको पता था आगे का समय कैसा होने वाला है, एंड उसी के लिए वो लोगों को प्रिपेयर कर रहे थे। सो ये तो हो गया अबाउट व्हाट ही हैज डन। अब हम देखते हैं उनका स्ट्रगल कैसा रहा है। सो 1920 में जो है ये अम्बेडकर जी ये सीन में आते हैं, एंड ही अटेंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस एट नागपुर, एंड इन द सेम ईयर इन जुलाई ही स्टार्टेड अ मराठी न्यूज़पेपर नेम्ड मूक नायर। तो देखिए, एक तो जब वो लॉ मिनिस्टर भी बन गए, खैर आप देखेंगे कि उन्होंने इतनी एजुकेशन गेन की, सब कुछ किया, पर उसके बाद भी जब अपर कास्ट के साथ जब वो मिलने लगे, तो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने वहां पे भी फेस किया। तो अब उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। खैर उनकी सोच शुरुआत से ऐसी थी, क्योंकि देखो इतनी हाईएस्ट डिग्री लेने के बावजूद वो चाहते तो दूसरे देश में, लंदन में, या आप देखेंगे कोलंबिया में, यूएसए में रह सकते थे, बट ही डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अपने देश आना है, मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है। तो वो काम उन्होंने किया, और सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, और यहाँ पे न्यूज़पेपर लिखा उन्होंने, मतलब खुद स्टार्ट किया एक मराठी न्यूज़पेपर जिसका नाम है मूक नायक, जिसका मतलब है लीडर ऑफ द वॉइसलेस। इसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक सभा को स्टैब्लिश किया जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसका मेन पर्पस क्या था। सो इट वाज मेड टू लुक अप द कॉज ऑफ अनटचेबल्स एंड पुट देयर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो दलित्स के लिए वो काम कर रही थी, और वो चाहती थी कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको सरकार के सामने रखा जाए। तो ये इन्होंने कब स्टैब्लिश करी, इन जुलाई 1924, और वहां पे ही हैज गिवन दिस स्लोगन, और ये उनका मेन प्रिंसिपल था कि क्या, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो एजुकेशन जरूरी है, एजुटेशन भी जरूरी है, और उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज करना अपने आप को बहुत जरूरी है। तो ये उनका स्लोगन था इस टाइम पे, and he was clear that the untouchables have to fight for their rights themselves. उनको ये चीज मालूम थी कि कोई और उनके लिए लड़ने नहीं आएगा, वो खुद ही अपने लिए फाइट करेंगे, तभी कुछ मिलने वाला है। उसके बाद 1927 में आप देखेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ही स्टार्टेड महद सत्याग्रह। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सत्याग्रह के बाद ही मतलब काफी पॉपुलर हो गए थे, एंड ही केम एज अ लीडर, and he fought for the untouchables to liberate them from the tyranny of caste Hindus. And there was a lot of turmoil going on in 1920s for the opening of public places. तो उस समय पे ऐसा सिनेरियो चल रहा था 20s में कि ये डिमांड हो रही थी कि जो
पब्लिक प्लेसेस हैं वो सबके लिए ओपन हो, इक्वालिटी की बात हो रही थी। सो महद म्यूनिसिपैलिटी है, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जिसके जो चावदार टैंक है, ये चावदार इंसिडेंट बड़ा जरूरी है, ठीक है, इस चावदार टैंक में ये सबके लिए ओपन कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन दिस वाज ओपन फॉर ऑल, सो कुछ मतलब ये लोग डिसाइड करते हैं, अंबेडकर जी और इनका जो ग्रुप था, ये इकट्ठे जाते हैं, तो अराउंड क्राउड ऑफ 1500 वेंट टू ड्रैंक वाटर। तो वो पीने का कारण क्या था, वो ये नहीं था कि उनको एक सिर्फ पानी पीना है, पर वो ये चीज बताना चाहते थे कि ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो हर एक इंसान को मिलनी चाहिए। सो वो चीज होती है, और आप देखेंगे कि जब वो पानी पी लेते हैं, पर खैर जब पानी पीने के बाद जब वो वापस आते हैं, सो व्हाट यू विल गोइंग टू फाइंड इज कि जो ब्राह्मण्स हैं और जो नॉन ब्राह्मण्स हैं, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। और वो मतलब उनको बड़ा, दे वर वेरी एंग्री। सो वो जो ये ग्रुप ऑफ पीपल थे, अराउंड दीज पीपल, उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। तो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, एंड उसके बाद ये जो हिंदूज हैं, ठीक है, वो फिर उस टैंक को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मतलब देयर टच वाज कंसिडर्ड पोल्यूटिंग। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो कि इन लोगों को, जो अनटचेबल्स को नहीं मिली है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या होता है, फिर आगे चलकर खैर वो हाई कोर्ट में इसके लिए अगेंस्ट लड़ते भी हैं, और 10 साल के बाद उनके फेवर में डिसीजन आता है। सो चावदार टैंक सिर्फ एक पानी पीने के लिए नहीं था। सो इट वाज गोइंग टू असर्ट देम दैट वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो वो एक ये चीज साबित करना चाहते थे कि हम इंसान हैं, हमें भी उस चीज का अधिकार है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है बाबा साहेब अम्बेडकर की लाइफ का। उसके बाद 1927 में एक और चीज होती है। सो ही कंडेम्ड द लॉ बुक ऑफ हिंदू मनुस्मृति। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसा मानते थे कि जो रूट कॉज है अनटचेबिलिटी का, वो क्या है, कास्ट सिस्टम। और ये जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मनुस्मृति, जो कि लॉ बुक है, जिसको आज भी आप देखेंगे कि बड़े सारे ब्राह्मण जो हैं वो इसको पूछते हैं। ठीक है, वो इसको बहुत ज्यादा मानते हैं। तो मनुस्मृति में क्या दिया गया है, मनुस्मृति में कहीं ना कहीं शूद्रास की कंडीशन को और ज्यादा डिटेरियोरेट किया गया है। ठीक है, और बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट है उनके साथ। सो इस बुक से ही वाज नॉट हैप्पी, सो फाइनली ही डिसाइडेड, which propagated inequality and differential treatment of low caste। तो बेसिकली इनइक्वालिटी की बात कर रही है मनुस्मृति, और एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है लो कास्ट को, जैसे कि उनकी शेडो को पोल्यूटिंग समझा जा रहा है, तो इंटर डाइनिंग नहीं करी जा रही है, इंटरकास्ट नहीं, मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस तो भूल ही जाओ, खैर इंटर डाइनिंग भी नहीं अलाउड है, वो भी नहीं अलाउड है। और उनके साथ ही बड़ा ही आप देखेंगे बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट जो है उनके साथ किया जा रहा है। सो दैट इज द रीजन 1927 में यू विल सी कि पब्लिकली जो है मनुस्मृति को जलाया जाता है। और ये इंसिडेंट होता है 25 दिसंबर को। तो इसके बाद से ही आप देखेंगे 25 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड, 25 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज मनुस्मृति दहन दिवस। तो ये दिखाने के लिए कि हम इस चीजों के अगेंस्ट है, तो ये जो स्टेप है वो बाबा साहेब अम्बेडकर लेते हैं। उसके बाद वो आगे चलकर क्या करते हैं, ही स्टार्टेड टेम्पल एंट्री सत्याग्रह। तो आप देखेंगे कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, शुरुआत में वो इतने रेडिकल नहीं थे। मतलब आप देखेंगे आगे चलकर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीड है, डिमांड है वैसी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके डिमांड कोई फुलफिल नहीं करेगा। पर इनिशियली आप देखोगे वो जो सत्याग्रह हैं, जैसे गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, तो शुरुआत में वो उनकी चीजों, उनकी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। एंड ही स्टार्टेड दिस टेम्पल एंट्री सत्याग्रह। तो ये जो टेम्पल एंट्री सत्याग्रह है, ये सबसे पहले कालाराम टेम्पल में करते हैं वो, एंड उसके बाद इट वाज फॉलोड बाय नासिक एंड पार्वती टेम्पल इन पुणे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ नहीं, कि ग्रुप ऑफ दलित कम्युनिटी, वो सारे लोग इकट्ठे होके जाते हैं मंदिर में, ये देखने के लिए कि हमें टेम्पल की, मतलब भगवान तो सबका है, तो हमें क्यों नहीं आप मंदिर के अंदर जाने देते। तो वहां पे क्या होता है, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल। ठीक है, पुलिस आ जाती है, ब्राह्मण, ये नॉन ब्राह्मण जो कम्युनिटी है, वो इस चीज से बड़ा ही नाराज होते हैं, एंड उनको उसके अंदर घुसने नहीं दिया जाता, उनको टेम्पल एंट्री वाज नॉट अलाउड। सो जिससे कि आप देखेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दिस इंसिडेंट, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कैसा धर्म है
जो ये कैसा धर्म है जो सबको एक समानता नहीं देता है। तो वहां से ही उनके दिमाग में ये थॉट चलता है कि और आगे हम देखेंगे कि वो इसके ऊपर काम करते हैं। वो इस समय ये सोचते हैं कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूँ, कि उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरी चॉइस नहीं थी, मैं पैदा एक हिंदू हुआ हूँ। पर वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं मरूंगा हिंदू नहीं। तो वो थॉट आप कहीं ना कहीं देखेंगे वो धीरे धीरे उनके अंदर अब डेवलप हो रहा है। फिर आगे क्या होता है, टेम्पल एंट्री सत्याग्रह से खैर कुछ नहीं होता, और इसके बाद ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट पहले समझ लीजिए क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट ऐसा है कि जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी दलित की होगी, तो वहां पे एक दलित कैंडिडेट खड़ा होगा, और जो भी दलित हैं वो ही उसके लिए वोट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को भी मिलता है एंड लेटर ऑन पाकिस्तान होता है। खैर मुझे नहीं पता इसमें कितना ये अच्छी चीज होती या नहीं होती, बट अंबेडकर जी को ये पता था कि अगर हिंदूज के साथ ये मिलके काम करेंगे, अगर कांग्रेस के साथ या इनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो इनको कभी भी इक्वालिटी नहीं मिलेगी। सो कम्युनल अवार्ड क्या होता है, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, सो वहां पे बाबा साहेब अंबेडकर जाते हैं डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए, और वहां पे ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि गांधी और अंबेडकर के बीच में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कम्युनल अवार्ड है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो अगस्त 1932 में ऐसा उनको ये दिस वाज ग्रांटेड कि सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ डिप्रेस क्लास को दिया जाएगा। एंड बिकॉज वहां गांधी जी नहीं होते हैं, क्योंकि गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, ही वॉज अगेंस्ट दी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस। सो वहां पे गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। देखिए, एक तो अगर हम गांधी जी की बात करें और उनका दलित कम्युनिटी के ऊपर बात करें, तो शुरुआत में आप देखेंगे कि जो ऑर्थोडॉक्स थे गांधी जी कहीं ना कहीं, ठीक है, और वो कास्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, वर्णाश्रम धर्म को सपोर्ट करते थे। लेटर ऑन ही क्रिटिसाइज अनटचेबिलिटी, ठीक है, बट उन्होंने कभी भी कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं किया है। वो कहते हैं कि जाति प्रथा ठीक है, परंतु जो ये अछूतपन है, जो अनटचेबिलिटी है, वो गलत है। तो फिर आगे चलकर वो हरिजन सेवक संघ बनाते हैं, एंड फिर उनके भी एफर्ट्स रहे हैं खैर थोड़े बहुत हरिजन के लिए। बट जो दलित्स हैं, दे वर नॉट हैप्पी विद दैट, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो हरिजन वर्ड है महाराष्ट्र में उसका बहुत ही गलत मतलब होता है। तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं, जिसमें हम बात करें मायावती की, जो कि ये हरिजन वर्ड को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डेरोगेटरी है उनके लिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे तो एक तरफ गांधी जी बोलते हैं कि जाति प्रथा ठीक है, परंतु अनटचेबिलिटी ठीक नहीं है, पर वहीं पे अंबेडकर क्या कहते हैं कि ये सबका रूट कॉज है क्या, वो कास्ट सिस्टम है। तो बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम खत्म कर लो, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो यहाँ पे इनका बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और वो क्लैश आपको थ्रू आउट देखने को मिलेगा। सो कम्युनल अवार्ड के बाद क्या होता है कि जो महात्मा गांधी हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो बोलते हैं इसको वापस लो, और अगर आप वापस नहीं लोगे तो फिर ही डिक्लेयर्ड दैट आई विल गो ऑन फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, अमरण व्रत वो ऐसा संकल्प लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो अंबेडकर जी हैं उनके ऊपर काफी प्रेशर आ जाता है। वैसे तो वो नहीं चाहते थे, ही वॉज वेरी हैप्पी विद द डिसीजन सेपरेट इलेक्टोरेट, तो वो नहीं चाहते थे, परंतु उनको मजबूर होके, क्योंकि अगर हम गांधी जी को कुछ हो गया तो सारा का सारा ब्लेम किस पे आ जाएगा, दलित कम्युनिटी पे आ जाएगा। तो फिर वो उनके साथ जाके बातचीत करते हैं, एंड फिर फाइनली जो है दोनों के बीच में क्या पूना पैक्ट साइन होता है, कब, इन 24 सितंबर 1932। तो जिसमें क्या है कि रिजर्वेशन की पहली बार डिमांड होती है, और जॉइंट इलेक्टोरेट की बात होती है कि जॉइंट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, और रिजर्वेशन बोला गया था शुरू के 10 साल तक रिजर्वेशन होगा, एंड उसके बाद जब उनकी पोजीशन, जो दलित कम्युनिटी है उसकी पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी, तो रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा। जो कि आप चाहते हैं कि आज इतने साल हो गए हैं पर अभी भी रिजर्वेशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। क्योंकि क्या है कि ये जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो उसको वोट बैंक, जो दलित हैं उनको वोट बैंक की तरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो रिजर्वेशन को आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो ये होता है पूना पैक्ट में, और जो अंबेडकर जी हैं वो उससे बिल्कुल भी वॉज नॉट हैप्पी विद द पूना पैक्ट। और उनको मालूम था कि अगर ये साइन हो गया जॉइंट इलेक्टोरेट का, तो क्या होगा कि वो एक पैरेलल दलित कैंडिडेट लाके रख देंगे, और वही होता है आगे चलकर कि पैरेलल कैंडिडेट ला दो तो कंपटीशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। सो नाउ व्हाट हैपेंड,
फाइनली अंबेडकर जी को ये समझ में आता है कि देखो, जब तक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को एजुकेट, अच्छी एजुकेशन लेना जरूरी है, पर इसके साथ साथ पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जब तक आप पावर में नहीं है तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते। इस वजह से आप देखेंगे 1936 में जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसकी वो उसको फाउंड करते हैं, एंड उसके बाद आगे चलकर वो एक फेडरेशन भी बनाते हैं जिसको बोला जाता है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो आप देखेंगे, खैर पॉलिटिकली उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बट जिस तरीके का वो आउटकम चाहते थे वो एक्चुअली उनको मिला नहीं है, कि वो बहुत ज्यादा सीटें कहीं जीत नहीं पाए और बहुत ज्यादा डिफरेंस वो क्रिएट नहीं कर पाए। हाँ, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, क्योंकि उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया और क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वो देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन काफी फेयर है सबके लिए। ठीक है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाते हैं वो। उसके बाद खैर वो बहुत सारा सीटें नहीं जो बहुत सारी सीटें वो नहीं जीत पाते हैं। एंड अंबेडकर यहाँ पे ये कहते हैं, आई वांट द डिप्रेस्ड क्लासेस टू कंसंट्रेट देयर एनर्जी एंड रिसोर्सेज ऑन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। अल्टीमेटली क्या होता है, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफरेंस वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। हाउ एवर, जब वो लॉ मिनिस्टर बनते हैं तो वो काफी चेंजेस लेके आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी वो काफी बड़ा चेंज जो है वो सोसाइटी के अंदर लेके आते हैं। एंड अल्टीमेटली एक इंपॉर्टेंट चीज होती है 1956, तो जो मैंने आपको पॉइंट पहले बोला था कि बाबा साहेब जो है उन्होंने ये बात कही थी कि मैं पैदा तो हिंदू हुआ हूं पर मैं मरूंगा हिंदू नहीं। तो वहां पे क्या है कि वो सारे धर्मों को पढ़ते हैं, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन को, सिखिज्म को, और भी सारे रिलीजन के बाद को गो थ्रू करते हैं, क्रिश्चियनिटी को। एंड अल्टीमेटली वैसे बोला जाता है कि सिखिज्म में भी ही वांटेड टू कन्वर्ट, बट फिर फाइनली ही डिसाइडेड कि ही विल गोइंग टू कन्वर्ट, ही विल गोइंग टू अडॉप्ट बुद्धिज्म। ठीक है, 1956 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। अराउंड 3 मिलियन महर्स कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन नागपुर, इंक्लूडिंग बाबा साहेब अम्बेडकर। और इस इंसिडेंट को, इस इवेंट को बोला जाता है मास कन्वर्जन मूवमेंट। और आप इसका इम्पैक्ट ये देखेंगे कि यू विल गोइंग टू फाइंड रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म, कि जो बुद्धिज्म कहीं ना कहीं खो सा गया था वो बाबा साहेब अम्बेडकर वापस लेके आते हैं। ठीक है, मास कन्वर्जन मूवमेंट के बाद ये जो महर्स हैं, ठीक है, ये बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, जरूरी नहीं है, आप ये कास्ट सिस्टम इतना डीप रूटेड है कि अगर आप अपना धर्म बदल लेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको वो इज्जत सोसाइटी में मिलने लग जाएगी। जैसा कि बाद में महर्स जो थे दे कन्वर्टेड, तो उनको किस तरीके से बुलाया जाने लगा, महर बुद्धिस्ट। तो वो आइडेंटिटी आपके साथ रहेगी, आप धर्म भी बदल लोगे तो बड़ी ही परेशानी वाली बात है। ये चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है कि इतना कास्ट सिस्टम का इम्पैक्ट है, इतना डीप रूटेड है लोगों में। आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग हैं, एजुकेटेड है, प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, पर वही सोच वही है कि आप देखेंगे सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिजेस वर नॉट अलाउड, इंटर रिलीजियस मैरिजेस आर नॉट अलाउड। तो बाबा साहेब अम्बेडकर यही कहते हैं कि अगर आपको कास्ट सिस्टम को खत्म करना है तो इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत जरूरी हैं। और आगे चलकर महात्मा गांधी भी इस चीज को मानने लग गए कि नहीं, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिजेस इंपॉर्टेंट है, तभी वो चीज खत्म होगी। पर वही चीज है कि देखिए, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया आइडेंटिटी के लिए कि उनको वो इक्वालिटी मिले, बट कन्वर्जन से भी वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। इवन दलित क्रिश्चियंस आप देखेंगे, पंजाब में दलित्स ने बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया है, बट फिर उनको एक नए उससे आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि दलित क्रिश्चियंस, सो दे आर क्रिश्चियंस बट दे आर दलित क्रिश्चियन, तो वो आइडेंटिटी कहीं कभी भी उनसे नहीं अलग होती है। सो दिस हैपेंड, दिस वाज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन हिज लाइफ। उसके बाद जब वो कन्वर्जन होते हैं तो वो आगे चलकर ही वांटेड की जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है उसको रिपब्लिकन पार्टी में कन्वर्ट कर दे, पर वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, बिकॉज उनकी डेथ हो जाती है। ही डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956। बट लेटर ऑन जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके जो भी उनके मेंबर्स थे पार्टी के, वो आगे चलकर रिपब्लिकन पार्टी को स्टैब्लिश करते हैं इन अक्टूबर 1957। ठीक है, एंड इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे दलित लीडर्स रहे हैं जो उनके काम को आगे लेकर जाते हैं, जैसे कांशी राम हुए हैं, फिर बीएसपी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है,
वो उसका निर्माण होता है, जिसमें कि आप देखेंगे कि दलित्स जो हैं दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, एंड देन कम्स मायावती। ठीक है, मायावती जो कि अगेन दलित कैंडिडेट रही हैं, ही वाज चीफ मिनिस्टर रही हैं यूपी की, और उन्होंने भी काफी ज्यादा खैर इस चीज के ऊपर आवाज उठाई है अपनी। और सो ये है कि वही है, अल्टीमेटली हम यही कहेंगे कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर है उनका यही था कि ठीक है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ पॉलिटिकल पावर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके हाथ में पावर है आप कुछ नहीं बदल सकते। सो अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू से कि बाबा साहेब अम्बेडकर ही वाज अ विजनरी। ठीक है, विजनरी, उनको दूरदर्शिता थी उनके अंदर, उनको पता था आगे क्या होने वाला है। और अच्छा, आई फॉरगॉट वन पॉइंट कि शुरुआत में बीच में क्या होता है, जब ही बिकेम अ लॉ मिनिस्टर एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, तो एक काइंड ऑफ उनके बीच में कांग्रेस के साथ बड़ी हार्मनी चलती है। बट लेटर ऑन क्या होता है, ही वांटेड टू पास हिंदू कोड बिल। तो हिंदू कोड बिल के मैटर पे क्या होता है, कांग्रेस वो चीज को अप्रूव नहीं करती है, एंड अल्टीमेटली ही रिजाइन। सो वो रिजाइन कर देते हैं। आपको पता है एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है हिंदू कोड बिल। खैर उसकी दो तीन चीजें खैर अभी भी इंक्लूड करी गई हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी राइट दिया गया है वुमेन को। ठीक है, वो उसी का पार्ट था। तो वो चाहते थे, वुमेन के लिए भी उन्होंने बहुत बात करी है, वाज अ सोशल रिफॉर्मर। वो चाहते थे कि वुमेन को भी एजुकेशन मिले। हर मतलब ही हैज वर्कड इन एवरी फील्ड। और लेटर ऑन फिर वही है कि जब वो बिल्कुल ही जो उनके अंतिम समय थे वो बड़े ही आप देखोगे दुखदाई रहे हैं, और ये मिस्ट्री है कि उनकी डेथ कैसे होती है। पर चलिए, ये थे बाबा साहेब अम्बेडकर। ही वाज अ विजनरी, ही इज द पायनियर ऑफ दलित मूवमेंट इन इंडिया। He very well knew the problem of Dalits, as he himself was one of them, and he was of the view that only Dalits can solve their problems and no one else will come to help them. तो उनको मालूम था ये चीज कि जो दलित है वही अपने लिए लड़ेंगे, कोई और उनके लिए लड़ने नहीं आएगा। So therefore he focused on education and politics, as education is the only means to civilize oneself, क्योंकि आप education लेंगे तब आप civilize हो पाएंगे। And after education, after getting education, use politics in progressing and helping the whole community. So that is what he wanted. So in the process of how to help the community so that they can uh, uplift themselves and ultimately become the part of mainstream society. So that was Baba Saheb Ambedkar, and I would like to मैं उनके कुछ कोट आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। He said कि political tyranny is nothing compared to the social tyranny, and a reformer who defies society is a more courageous man than a politician who defies government। ठीक है, तो सोशल सब देखो, पॉलिटिक्स भी तब चेंज होगी, सोसाइटी में चेंज लाना जरूरी है। बट सोसाइटी में भी चेंज कैसे लाएगा जब आप पॉलिटिकल, आप उनको कुछ राइट्स तो देंगे। तो वो एक कॉन्शियसनेस ही क्रिएटेड, एजर्जन उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी, लोगों में वो अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी कि जो चीज हो रही है वो गलत हो रही है और आपको उसके अगेंस्ट फाइट करना जरूरी है। And he also said, I measure the progress of a community by the degree of progress women have achieved. So he was in very much favor of women education. ठीक है, उन्होंने खुद बड़े सारे स्कूल्स जो हैं वो ओपन किए हैं, वुमेन के लिए भी, दलित स्टूडेंट्स के लिए भी। और वो यही चाहते थे कि देखो, जब तक सोसाइटी में वुमेन प्रोग्रेस नहीं करेगी, सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। सो ये ऐसा ये कहते थे। एंड he also said men are mortal, so are ideas. An idea needs propagation as much as a plant needs watering. So otherwise both will wither and die. So आइडियाज, वैसे बोला जाए तो इंसान मर जाता है पर उसके आइडियाज नहीं मरते, उसकी सोच नहीं मरती है। तो आज उसी सोच को हम रिकॉल कर रहे हैं कि कितने ही महान थे बाबा साहेब अम्बेडकर। सो on Ambedkar Jayanti, let us always stand against discrimination and fight against equality. So, in the end, happy Ambedkar Jayanti to all. I hope you liked the video. Thank you so much for watching this video. And if you liked it, so please subscribe my channel, like, share, and comment. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Stay safe.